चलिए भाई शुरू कर रहा हूँ। 1947 में पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की। जैसे ही इंडिपेंडेंस हासिल की थी तो हमारा पानी वगैरह रोक लिया था। तो हम इंडिया के साथ 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक टेम्पररी वाटर ट्रीटी साइन करके आए थे। ये टेम्पररी वाटर ट्रीटी साइन क्यों करके आए थे? ताकि पाकिस्तान में फेमाइन का मसला हल हो जाए, पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज का मसला हल हो जाए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी मिल जाए, पाकिस्तान में क्रॉप्स को पानी देने के लिए पानी मिल जाए, इरिगेट करने के लिए पानी मिल जाए, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में पानी आ जाए। आप बताएंगे कि भाई 1948 ही जो था, जब कश्मीर पे कब्जा हुआ था और कश्मीर कैप्चर कर लिया था, किसने कैप्चर कर लिया था? इंडिया ने। वो 1948 ही था। इतना भारी साल था पाकिस्तान पे जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। जूनागढ़ भी कैप्चर हो गया था 1948 में, हैदराबाद दक्कन भी कैप्चर हो गया था। ये इंडिया के साथ मामला हो रहे थे सारे हमारे, और मैं आपको बड़ी बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े बेहतर हुए। हमने 1949 में लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया था, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि बेटा लियाकत नेहरू पैक्ट क्या था। लियाकत नेहरू पैक्ट के बाद सर हमने जो है वो किसको ज्वाइन किया? हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन और बेटा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल पीस लविंग कंट्रीज के लिए काम करती है, और वो काम करती है कि भाई कहीं भी जंग ना हो। मगर क्योंकि अभी देखें जंग हो रही है और ईरान में हालात खराब है, और यूएस जो है वो पूरे ईरान को नीस्त नाबूद करने पे तुला हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एकदम रमजान के महीने में गांजा फूक के सो रही है। अभी इसको कोई एहसास ख्याल नहीं है, इसको कोई मामला नहीं है कि भाई पूरे वहां पे ईरानी मुसलमान मर रहे हैं, और कोई हालात नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं हो रही। बस जिस दिन यूएस को कोई मसला होगा ये खड़े हो जाएंगे, जिस दिन को कुछ नहीं होगा वो बैठ जाएंगे बस। इसके बाद ये यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, ये शो कराने के लिए कि हम एकदम बिल्कुल पीस लविंग कंट्री हैं। वी लव पीस, वी लव पीस, वी लव पीस। हम लोग कौन से कंट्री हैं? हम लोग पीस लविंग कंट्री हैं। और आप सोचें, पहला कौन सा कंट्री होगा जिसने पाकिस्तान की एंट्री को के अगेंस्ट गया था यूएन के अंदर? कौन सा कंट्री होगा? सर सोच के देखें, कौन सा कंट्री होगा जो पाकिस्तान की एंट्री के अगेंस्ट गया होगा? सबसे पहला भाइयों के मैसेज आना शुरू हो गए। नहीं जी नाफे साहब, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हुनैन साहब ने जवाब सही दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। नो, मैं आपको बात समझाता हूँ। सर हुनैन साहब ने जवाब सही दिया। आंसर है अफगानिस्तान। ये नमक हराम और ये हमारे साथ अभी जो जंग कर रहे हैं रमजान के महीने के अंदर, ये अफगानिस्तान पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान की एंट्री को यूएन के अंदर ओपोज किया था। क्यों ओपोज किया था? इसको बोलते हैं पख्तूनिस्तान स्टंट। पख्तूनिस्तान स्टंट क्या था? पख्तूनिस्तान स्टंट ये था कि सर ये भाई कह रहे थे, कौन कह रहे थे? ये भाई कह रहे थे, अफगानिस्तान कह रहा था कि एनडब्ल्यूएफपी हमारा पार्ट है और आप एनडब्ल्यूएफपी हमें दो, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हमें दो। हमने कहा इनको पौंका। हमने जब इनको पौंका कहा, इन्होंने हमारी एंट्री को अपोज किया। इन्होंने हमारी एंट्री को अपोज किया। किसकी एंट्री को अपोज किया? पाकिस्तान की एंट्री को अपोज किया। किधर अपोज किया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। पख्तूनिस्तान स्टैंड क्या था? पख्तूनिस्तान स्टैंड था कि when Pakistan got independence, Afghanistan was against it and they wanted NWFP to be joined with Afghanistan rather than with Pakistan. So the relations between Pakistan and Afghanistan became worse due to this problem. ये पख्तूनिस्तान ईस्टर्न था। भाई कह रहे हैं बांग्लादेश। उमर पाशा साहब उस टाइम बांग्लादेश बना कहाँ था? इसी दुरानिये के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर हमने अपना यार चूज किया। हमने अपना यार किसको चूज किया? हमने अपना अलायंस किसको चूज किया? हमने अपना यार चूज किया। हमने अपनी अलायंस चूज की यूएसए को। हमने अपनी अलायंस चूज की यूएसए को। अभी मैं सिर्फ नक्शा खींच रहा हूँ। जब मैं इसके टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए, आपको हर एक बात का पता होना चाहिए। जब मैं इस रिलेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इन सब के क्वेश्चंस कराऊंगा।
हमने अलायंस की, किसके साथ अलायंस की? यूएसए के साथ अलायंस कर ली। और हमने यूएसए के साथ अलायंस कर ली क्योंकि हमें इनविटेशन दो कंट्री से आया हुआ था। सर पाकिस्तान ने यूएस के साथ अलायंस की, और इंडिया भाईजान ने किसके साथ अलायंस की? इंडिया भाईजान चला गया किसके साथ? सबसे ज्यादा मशहूर कंट्री वो है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, कौन सा? रशिया। इंडिया चला गया रशिया के साथ। पाकिस्तान ने अलायंस की किसके साथ? यूएसए के साथ। इंडिया चला गया किसके साथ बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े? इंडिया गया यू किसके साथ? एक बच्चे का मैसेज आया है कि हमें अफगानिस्तान के लड़ना नहीं चाहिए, हमें अफगानी पुलाव और काबुली वो हमें अफगानी बूटी नहीं मिलेगी। वाह बेटा वेरी गुड। मैं अभी रोजे की हालत में हूँ, रोजे के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई अलायंस, पाकिस्तान ने अलायंस यूएसए के साथ की और इंडिया ने किसके साथ की? रशिया के साथ। उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे, मामलात बहुत खराब थे, तो पाकिस्तान को एड आई थी। कहाँ से एड आई थी? यूएसए से एड आई थी। मगर हमने ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन, हमने कश्मीर के मसले को भी रजिस्टर्ड कराया था। हमने कश्मीर प्रॉब्लम को भी अनाउंस करवाया था, मगर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई मामला नहीं लिया गया, कोई अगेंस्ट नहीं किया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कश्मीर प्रॉब्लम के अंदर। हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, हमने अपनी कंप्लेन मेंशन की, मगर कोई फैसला नहीं लिया गया इंडिया के खिलाफ। हमें एड आई यूएसए से और क्या मिला? वीट मिला, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ वाटर और बहुत बहुत ज्यादा थी। उसके बाद दो अग्रीमेंट साइन हुए थे, एक का नाम था सीटो और एक का नाम था सेंटो। ये सीटो स्टैंड्स फॉर 1954 में आया था ये। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये पाकिस्तान ने किसके साथ अलायंस की थी? यूएसए के साथ। इसमें साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज थे, और इसके अलावा पाकिस्तान यूएसए, पाकिस्तान यूएसए क्यों? क्योंकि और ये किस कंट्रीज के खिलाफ था? ये सर ये रशिया के खिलाफ था। एक बात समझ लेंगे, उस टाइम पे रशिया और यूएस दोनों सुपर पावर थे। जैसे आज यूएस को बहुत खारिश है और बहुत फालतू है, उसको बहुत टेंशन है कि भाई चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि ये चाइना और रशिया दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री था, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री था, और ये यूएस और रशिया दोनों सुपर पावर थे। और पाकिस्तान ने यूएस मतलब पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें ईस्टर्न कंट्रीज थे, एशिया के कंट्रीज थे, जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस अग्रीमेंट वाज साइंड अगेंस्ट रशिया। रशिया वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री। हाउएवर यूएसए वांटेड पाकिस्तान टू बी मेनली आपके पास कि वो किसके अगेंस्ट में काम करे? रशिया के अगेंस्ट में काम करे। ये सीटों को हम छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे? 1977 में। कब छोड़ेंगे? 1977 में। ये सेंटो आया था 1955 में। जब ये 1955 में आया था, ये सेंटो का था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पाकिस्तान और यूएसए। और ये छोड़ेंगे हम कब बेटा? 1979 में। ये भी किसके अगेंस्ट आया था? रशिया के अगेंस्ट आया था, क्योंकि रशिया कौन सा कंट्री था? कम्युनिस्ट कंट्री था। मैं बता चुका हूँ कि दोनों सुपर पावर थे, ये मामला था। मगर हमारे जितने मामलात आए हैं, हमारी सारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल यूएस करती है। हमारे सारे मामलात को कंट्रोल मेनली कौन करता है? यूएस करता है। सारी पॉलिसीज को कौन कंट्रोल करता है? यूएस करता है। सीटो स्टैंड फॉर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1955 में ज्वाइन किया था। पाकिस्तान और यूएसए के बीच में एक पीसफुल अग्रीमेंट था, और एक फ्रेंडली अग्रीमेंट था, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट था अगेंस्ट रशिया। रशिया के खिलाफ ये ट्रीटी निकाली गई थी, और क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट कंट्री था, और इसमें जो है वो मेनली आपके पास सेंट्रल एशिया के कंट्रीज थे, और ये पाकिस्तान ने 1979 में इसको छोड़ दिया था। यूके भी ये सीटो सेंटो का पार्ट था। इसके बाद मैंने आपको बात समझा दी, यहाँ तक सारी बातें समझा दी। अहमद साहब आप एक काम करें ना, आज आप अफ्तारी करने ही आ जाए, मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट आई विल हैव इन इफ्तार। इसके बाद मैंने आपको 1956, 57, 58 पाकिस्तान में साइक्लोन आया हुआ था, शॉर्टेज ऑफ फूड बहुत ज़्यादा थी, यूएसए हमारी हेल्प कर रहा था, एड वगैरह दे रहा था।
मगर पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नीस्त और नाबूद हुए हुए थे। उसके बाद एक यूएस का बेटा था जो प्रेसिडेंट बन गया था, और उस बेटे का नाम क्या था? उस बेटे का नाम था अयूब खान। क्योंकि ये भाई ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया हुआ था। अब जब ये भाई ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया हुआ था, तो ये 1958 पे मार्शल लॉ लगाया है, ये मुल्क पे काबिज हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्लाह, किसी सीट के साथ अयूब खान साहब चिपक गए हैं और उस सीट के साथ ये हटेंगे नहीं। ये हटेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, और ये हटने का नाम भी नहीं लेंगे। ये 1958 में आया है, 1969 तक यही रहेंगे, और ये बिल्कुल आपके पास जो है जाने का नाम नहीं लेंगे, और ये जो है ये बिल्कुल मुल्क पे काबिज हो जाएंगे। 1958 में आएंगे, 1969 में जाएंगे, और बिल्कुल मुल्क में जाने का नाम नहीं लेंगे। मैंने आपको बात समझा दी है। उसके बाद क्या करते हैं ये भाईजान, पहले जाहिर सी बात है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर चुके थे। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर चुके थे, और मुल्क के नए प्रेसिडेंट लग गए थे। अब जब ये मुल्क के नए प्रेसिडेंट लग गए थे मेरे जिगर के टुकड़े, तो आप बताएंगे कि भाई अल्लाह भला करे 19, अब ये आ गए हैं, अयूब खान साहब आ गए हैं, और अयूब खान साहब कब आए हैं? 1958 में। कब आए मेरे बच्चे? 1958 में आए हैं, और 1969 तक 11 साल तक ये कंट्री पे राज करेंगे, और ये जाने का नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नाम नहीं लेंगे। हालांकि इनको लोग भगाने की कोशिश करेंगे, मगर ये मुल्क पे काबिज हो जाएंगे, और ये बिल्कुल मुल्क से हटने की कोशिश, ये बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि शायद मेरे पापा का मुल्क है। उसके बाद जो है, अब अल्लाह भला करे इस्कंदर मिर्जा मुल्क से चले जाते हैं। सबसे पहले अयूब खान आके क्या करता है? एक डेमोक्रेसी लेकर आता है। आप देखिएगा कितनी जबरदस्त डेमोक्रेसी होगी वो। उसको बोलते हैं बेसिक डेमोक्रेसी। ये बेसिक डेमोक्रेसी नाम की तो थी, मगर काम की नहीं थी। ये बेसिक डेमोक्रेसी नाम की तो थी, मगर काम की नहीं थी। ये बेसिक डेमोक्रेसी नाम की तो थी, मगर काम की नहीं थी। ये बेसिक डेमोक्रेसी निकाली गई, और ये बेसिक डेमोक्रेसी इसलिए निकाली गई ताकि मार्शल लॉ को खत्म कर दिया जाए। मगर अयूब खान एक बायस्ड प्रेसिडेंट था, ये अपनी सारी पावर अपने हाथ में रखेगा। बेसिक डेमोक्रेसी क्या थी, मैं आपको याद करा रहा हूँ। बेसिक डेमोक्रेसी में अवाम, जो लोकल पीपल होंगे, वो विलेज काउंसिल के लोगों को इलेक्ट करेंगे। किसको इलेक्ट करेंगे बेटे? विलेज काउंसिल के लोगों को। ये विलेज काउंसिल के लोग जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। किसको मेरी जान? अवाम किसको इलेक्ट करेगी? विलेज काउंसिल के मेंबर्स को। विलेज काउंसिल के मेंबर आगे, भाई देखो, अवाम डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कर सकती। फिर वही ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल काउंसिल एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करेगी, और ये इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करने के बाद सर वो प्रेसिडेंट चूज करेगा। क्या चूज करेगा? प्रेसिडेंट। फर्क चेक कीजिएगा, अवाम ये रही, प्रेसिडेंट ये रहा। इसका मतलब सर ये इसके मुताबिक डायरेक्ट वोटिंग राइट नहीं है। डायरेक्ट वोटिंग राइट नहीं है अवाम का, और एक बिल्कुल बायस्ड डेमोक्रेसी है ये। कैसी डेमोक्रेसी है? और इसके मुताबिक एक वाकया भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये बेसिक डेमोक्रेसी निकालने के बाद अयूब खान भाईजान क्या बन गए? मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। कौन बन गए मुल्क के प्रेसिडेंट? अयूब खान साहब मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। अब जब मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मुल्क के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये ना आओ देखेंगे ना ये ताऊ देखेंगे, ये मुल्क का सत्यानाश करते रहेंगे। मगर कुछ जगहों पे अच्छा काम करेंगे। जैसे अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। अब आ गए अयूब खान का। सबसे पहला मैंने आपको काम समझा दिया, बेसिक डेमोक्रेसी। अवाम इलेक्ट करेगी किसको? विलेज काउंसिल को। विलेज काउंसिल के लोग नॉमिनेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल काउंसिल के मेंबर्स को। डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल काउंसिल के मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करेंगे। वो आगे इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करने के बाद प्रेसिडेंट को चूज कर लेंगे। सही। उसके बाद जैसे अयूब खान साहब प्रेसिडेंट बने, इनके रिफॉर्म्स आ गए। इन्होंने अपने रिफॉर्म्स में क्या क्या किया? सबसे पहले बेटा मेरे मेरे बच्चे, इन्होंने अपने इन्होंने अपने रिफॉर्म्स के अंदर क्या किया? अपने रिफॉर्म में सबसे पहली चीज निकाली, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में इन्होंने लैंड रिफॉर्म निकाले।
लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है कि भाई एक ओनर कितना लैंड ओन कर सकता है और अपने पास रख सकता है। कहा 500 एकड़ इरिगेटेड रख सकते हैं, और अगर एक्सेस लैंड होगा, एक्स्ट्रा लैंड होगा, 500 एकड़ के अलावा लैंड होगा, तो वो टेनेंट्स को देना पड़ेगा। टेनेंट्स बोलते हैं किराएदारों को। उसके बाद 1000 एकड़ लोग अनइरिगेटेड रख सकते हैं। इसके अलावा लैंड होगा तो वो किसको देना पड़ेगा मेरे बच्चे? टेनेंट्स को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा मेरे जिगर के टुकड़े? वो किसको देना पड़ेगा? टेनेंट्स को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? टेनेंट्स को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? टेनेंट्स को देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब्सिडीज दी। क्या दी? इन्होंने सब्सिडीज दी। सब्सिडीज देने के अलावा इन्होंने फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स दिए। पेस्टिसाइड्स के अलावा सीड्स दिए। सीड्स के अलावा इसी में 1960 में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके आए। ये इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को इंडस झेलम चनाब का पानी मिल गया। इंडस झेलम चनाब जब पाकिस्तान को मिला तो सर क्या हुआ, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई इंडिया के साथ, तो सर इरिगेशन आसान हो गई, इरिगेशन कर पाएंगे हम। अब जब हम इरिगेशन कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है सर, क्रॉप की क्वांटिटी क्या हो गई? क्रॉप की क्वांटिटी बढ़ गई। और इस टाइम पे कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन आया। आप बताएंगे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अयूब खान, एंड बिकॉज Pakistan was an agro-based country. First, he introduced the land reform that the landowner should have 500 acre irrigated land, and if we have extra land, so it would be given to the tenants. Tenants कौन होते हैं? किराएदार होते हैं। However, in case of unirrigated land, he must have, he was restricted to 1000 acres. Subsidies was given to farmers. Pesticides, seeds were given to them. In 1960, he signed an Indus Water Treaty in which Indus Jhelum Chenab was given to Pakistan. The problem of irrigation was solved. So the quantity of crops mainly increased. Green revolution came in a country. बताइए कोई बात यहाँ तक समझ में ना आई हो? पूछ रहे हैं। टेनेंट्स मैंने अभी आपको बताया, टेनेंट्स किराएदारों को बोलते हैं। और बाजी कोई पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल काउंसिल। भाईजान ऐसे समझे उसने बाकायदा काउंसिल बना दी थी, और वो कितनी काउंसिल थी? वो 3 टाइप की काउंसिल थी कि भाई उसने विलेज काउंसिल बना दी थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी थी, डिविजनल काउंसिल बना दी थी। इसमें पाकिस्तानी होंगे, और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया, मैं आपको बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके अब्बू ने पहले कहा कि जाओ जाके पहले जाके बड़े भाई से जाके पूछ के आओ। आप पूछ के आ गए बड़े भाई को से वो, और अब्बू ने कहा बड़े भाई को कहना वो अपनी वो तुम्हारी अम्मी से इजाजत ले ले। अम्मी को कहना फिर वो आए मुझसे आके इजाजत लें। तो काम वही है, अल्लाह भला करे, चेन वहीं घुमाई चली जा रही है। और इतना बायस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। अवाम अलग करेगी किसको? विलेज काउंसिल को। विलेज काउंसिल अलग करेगी डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल काउंसिल को। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिविजनल काउंसिल एक फॉर्म करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज, और ये इलेक्टोरल कॉलेज भाईजान चूज करेगा। किसको चूज करेगा? प्रेसिडेंट को चूज करेगा। और कोई भाईजान सवाल है तो पूछ लीजिए बराए मेहरबानी। बहुत आराम से आगे जा रहा हूँ, तेजी से आगे नहीं जा रहा, प्लीज ध्यान से बात को सुन लेंगे। इसके बाद इसने अपने ही मामलात के अंदर एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, सिक्योरिटी ऑफ अ टेन्योर। कि भाईजान इस सिक्योरिटी ऑफ अ टेन्योर को आपने जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखना है, और आपने जो है वो क्या करना है, आपकी बेसिक डेमोक्रेसी है तो आपने प्रेसिडेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, आपने प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी वगैरह सारा मामला आपके पास, आपने सारा तरीके से गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। इस टेन्योर के अंदर आपके पास जो है ये था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। लोगों का फर्क है भाई, सिर्फ बेसिक डेमोक्रेसी कंप्लीट फेलियर है भाई, एक बायस कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी हम सक्सेस फेलियर की बात ना करें, अभी सिर्फ आप ये बात करें कि अल्लाह भला करे कि भाई कैसे मामला होंगे।
अभी आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये किस तरीके का आदमी था, किस तरीके के मामला थे, किस तरीके की चीजें थी। समझ आ गई बात नहीं है? पक्का? एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बाद अब आएगा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बाद अब आएगा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। सर एक बात का जवाब दे दें, जब कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा होगा, एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस ज्यादा हुआ, जब एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस ज्यादा हुआ तो वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से मेनली आपके पास कनेक्ट करती हैं, जो एग्रीकल्चर से कनेक्ट करती हैं, वो इंडस्ट्रीज बूस्ट हो जाएंगी या फारिग रह जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका रॉ मटेरियल बढ़ गया है। एग्रीकल्चर कनेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से कनेक्ट करती हैं, उन कंट्रीज का मतलब उन इंडस्ट्रीज का क्या बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया। जैसे भाई कॉटन की अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉटन टेक्सटाइल मिल, जाहिर सी बात है कॉटन टेक्सटाइल मिल ज्यादा ऊपर ही जाएगी ना। इसके बाद मैंने आपको बात समझा दी, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई थी, और एग्री बेस जो उससे जो इंडस्ट्रीज मेनली कनेक्ट थी, उन इंडस्ट्रीज का आउटपुट बढ़ गया। इसके बाद 1962 में ऑयल रिफाइनरी को सेटअप किया गया। ऑयल रिफाइनरी को सेटअप क्यों किया गया कराची के अंदर? ताकि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के मसले को क्या हो सके, हल हो सके। एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इसके अलावा ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, भाईजान ने एक हाईवे बनाया था जिसका नाम था आरसीटी हाईवे। और ये आरसीटी हाईवे किसके साथ कनेक्ट करता था? ईरान और तुर्की के साथ, क्योंकि ये चाहता था कि ये इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या करे, इस्लामिक कंट्रीज के साथ ट्रेड करे। अभी तो हम ईरान की जो मदद है वो यूएस की वजह से नहीं कर पा रहे ना। ईरान की मदद करेंगे तो यूएस कहीं हम पे अटैक ही ना कर दे, ये डर है। इसके बाद अगली बात मैंने आपको बात समझा दी, यहां तक ऑयल रिफाइनरी भी समझा दी। इसके बाद एक बनाई पीआईडीसी, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्यों? ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लग सकें और मुल्क में जीडीपी बढ़ जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। क्या कंट्रोल में रहे? इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? महंगाई को। मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ, तेज नहीं भाग रहा, तो प्लीज ध्यान से बात को सुन लेंगे। किसी बच्चे को एग्रीकल्चर रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं समझ में आया तो बता दें। डन हो गया भाई, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी हो गया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी हो गया। अब आपका भाई आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएगा। ध्यान से बात को सुनेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे, कोई मामला तो समझ में ना आए। अब्रेश बाजी कह रही हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म समझा देते हैं। बेटा एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या थे? एग्रीकल्चर रिफॉर्म में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म था। इस लैंड रिफॉर्म में बताया गया कि भाई ओनर कितना एक लैंड ओन कर सकता है, कितना अपने पास रख सकता है। तो अनाउंस किया गया 500 एकड़ इरिगेटेड रख सकता है, और एक्स्ट्रा लैंड किसको दे दी जाएगा? टेनेंट्स को दे दी जाएगा, किराएदारों को दे दी जाएगा। 1000 एकड़ अनइरिगेटेड रख सकता है, और एक्स्ट्रा लैंड जो होगा वो किराएदारों को दे दी जाएगा, टेनेंट्स को दे दी जाएगा। ये चाहता था कि लैंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो। लैंड यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। लैंड यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। और मैंने आपको बात समझाई, सब्सिडीज वगैरह दी इसने फार्मर्स को, पेस्टिसाइड्स दिए, सीड्स दिए। और ये 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके आया, जिसमें इंडस, झेलम, चनाब पाकिस्तान को दे दिया गया। ये इरिगेशन होना शुरू हुई तो क्रॉप्स की क्वांटिटी बढ़ गई, मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। और बताइए, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात ध्यान से बात को सुनेंगे, एक एक बात ध्यान से बात को सुनेंगे। आपको जो बात समझ में ना आई हो वो आपके पास मेरी बात को एक एक बात, एक एक बात, एक एक बात, एक एक बात, एक एक बात। सर इसके बाद आपको कुछ बात समझा देता हूँ। सबसे पहली बात,
पिछला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल इजी पीजी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कोई इतनी पंचायतें नहीं थी। मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है। सर इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर मुल्क में होगा ही नहीं। ये क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मुल्क में कौन नहीं होगा? मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। कौन नहीं होगा? प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। सर मुल्क में कौन नहीं होगा? प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। सर सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट को चूज किया जाएगा। प्रेसिडेंट चूज कैसे किया जाएगा? बेसिक डेमोक्रेसी के तहत। बेटा प्रेसिडेंट को चूज कैसे किया जाएगा? बेसिक डेमोक्रेसी के तहत। उसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकता। बड़ा आराम आराम से जा रहा हूँ। कोई भी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकता। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो किसको संभालेगा, वो जुडिशरी को संभालेगा। मतलब इनका ये हाल था। इनका एक 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 वाकया सुना देता हूँ सर। इनको बोला किसी ने कि भाई अल्लाह भला करे यार, आप प्लीज, पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 टाइप की कोर्ट होती है। एक सिटी कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट होती है और एक सुप्रीम कोर्ट होती है। इनके जज तैनात होते हैं, इनके जज जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो इनका एक दोस्त था अयूब खान का, वो कहता है कि यार मेरे दोस्त ने अभी एलएलबी, मतलब मेरे मेरे बच्चे ने अभी एलएलबी कंप्लीट किया, उसको कोई वकील की जॉब हो तो लगा देना। अयूब खान को ये बात याद रह गई, उसने हाई कोर्ट का जज उसके बेटे को लगा दिया। वो कहता है यार ये क्या कर दिया तुमने, मेरा बेटा तो अभी वकील बना है, तुमने उसको डायरेक्ट जज लगा दिया। अयूब खान साहब कहते हैं यार मेरे पास यही ताकत थी, जो मेरे पास पावर थी उसका मैंने यूटिलाइज कर लिया। अब इसकी पावर ये है कि ये जुडिशरी को, जज को चूज करेगा। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास ही पावर होगी कि वो गवर्नर्स को चूज करेगा। हर प्रोविंस के गवर्नर होंगे। हर प्रोविंस के क्या होंगे? हर प्रोविंस के गवर्नर होंगे। और मुल्क में गवर्नर अब कितने होंगे? 5 गवर्नर होंगे। ये 5 गवर्नर डिफरेंट प्रोविंसेस से होंगे। किससे होंगे बेटा? डिफरेंट प्रोविंसेस से 5 गवर्नर होंगे। ये 5 के 5 गवर्नर डिफरेंट प्रोविंसेस से होंगे। और 1 यूनिट स्कीम को खत्म कर दिया गया। किसको खत्म कर दिया गया? 1 यूनिट स्कीम को खत्म कर दिया गया। हालांकि 1 यूनिट स्कीम को पीछे से लाने वाला कौन था? अयूब खान साहब थे। 1 यूनिट स्कीम को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। 1 यूनिट स्कीम को क्या कर दिया गया मेरे बच्चे? खत्म कर दिया गया। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। सर प्रेसिडेंट चूज करेगा, किसको चूज करेगा बेटा? मेरे बच्चे मेरी जान, प्रेसिडेंट चूज कैसे होगा? बेसिक डेमोक्रेसी के तहत। प्रेसिडेंट को आप रिमूव नहीं कर सकते। सर प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जुडिशरी को कंट्रोल करेगा, जज उसकी मर्जी के आएंगे। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि गवर्नर्स उसकी मर्जी के आएंगे। वो प्रोविंसेस, मतलब जो गवर्नर प्रोविंसेस में लगेंगे वो 5 गवर्नर होंगे, क्योंकि 5 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, क्योंकि 1 यूनिट स्कीम को खत्म कर दिया गया। इसके बाद सर प्रेसिडेंट चूज करेगा। प्रेसिडेंट किसको चूज करेगा? प्रेसिडेंट चूज करेगा कैबिनेट को। और कोई लॉ पास नहीं हो सकता। लॉ कैन बी पास विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कोई लॉ पास नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट का मामला ना आ जाए। कोई लॉ पास नहीं होगा जब तक अप्रूवल ना आ जाए। किसका अप्रूवल ना आ जाए? प्रेसिडेंट साहब का। उसके बाद कह रहे हैं कि बंगाली और उर्दू दोनों नेशनल लैंग्वेज होंगे। प्रेसिडेंट का, अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से होता है तो नेशनल असेंबली का स्पीकर कहाँ से आएगा? ईस्ट पाकिस्तान।
पाकिस्तान से। इसी टाइम भी ना पीटीवी खोल लीजिए, वहाँ नेशनल असेंबली का ना इजलास आ रहा होता है, नेशनल असेंबली की मीटिंग आ रही होती है। उस नेशनल असेंबली की मीटिंग के अंदर एक बंदा ऊपर बैठा होगा जो जिसका माइक चाहे ऑन कर सकता है, जिसका माइक चाहे बंद कर सकता है, उसको स्पीकर बोलते हैं। वो स्पीकर होता है नेशनल असेंबली का। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हाल देखें, क्या नीस्त तो नाबूद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1962 का। सर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट चूज करेगा किसको, बेटा मेरे बच्चे, बेसिक डेमोक्रेसी के तहत प्रेसिडेंट चूज होगा, और प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हो सकता एक बार मुल्क पे काबिज हो गया। वो खुद चाहे तो इस्तीफा दे सकता है। सर प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो जुडिशरी को कंट्रोल करेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो गवर्नर्स लगाएगा किसके, प्रोविंसेस के। और ये गवर्नर्स कितने होंगे, 5। क्यों, क्योंकि वन यूनिट स्कीम खत्म कर दी गई है। प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो कैबिनेट को चूज करेगा, कैबिनेट में कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। कोई लॉ पास नहीं हो सकता जब तक अप्रूवल ना हो किसका, प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट मुसलमान होगा। और अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से आ रहा है, प्रेसिडेंट कहां से आ रहा है, वेस्ट पाकिस्तान से, तो नेशनल असेंबली का स्पीकर ईस्ट पाकिस्तान से आएगा। कहां से आएगा बेटा मेरे बच्चे, नेशनल असेंबली का स्पीकर ईस्ट पाकिस्तान से आएगा। नेशनल असेंबली का स्पीकर कहां से आएगा, ईस्ट पाकिस्तान से। आ गए बेटा मेरे बच्चे। इसके बाद यहाँ तक सारे बातें होने के बाद, यहाँ तक सारी चीजें होने के बाद, यहाँ तक सारे मामलात होने के बाद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाईजान सोशल रिफॉर्म निकाला। ये चाहते थे, इन्होंने क्या किया, मैरिज की एज रिस्ट्रिक्ट कर दी। मैरिज की एज रिस्ट्रिक्ट क्यों की, और इन्होंने कहा कि बच्चों की शादियां, छोटे बच्चों की शादियां नहीं की जाएंगी। इसके बाद क्यों, क्योंकि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते थे, तो इन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद देखेंगे कि आपके चाचा फूफों की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर के आपके। तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट महंगी होती गई, मामलात महंगे होते गए। पॉपुलेशन में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दिया गया ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। सर पॉलीगैमी को प्रोहिबिटेड कर दिया गया। पॉलीगैमी को प्रोहिबिटेड किया गया। पॉलीगैमी क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएस का आशिक था एकदम बिल्कुल ही। इसने 4 शादियों को बिल्कुल, मुफ्ती तारिक मसूद तो इसके पीछे पड़ जाते, वरना अयूब खान के रोज बयान आ रहे होते हैं अयूब खान के खिलाफ। पॉलीगैमी को प्रोहिबिटेड कर दिया। पॉलीगैमी को प्रोहिबिटेड किया तो उलिमास इसके अगेंस्ट हो गए। 4 शादियों को इसने करार, आपके पास जो है वो मुश्किल करार दे दिया। मुश्किल करार क्यों दिया था, मुश्किल करार इसलिए दिया था क्योंकि ये चाहता था कि भाई क्या हो, ये चाहता था कि भाई अल्लाह भला करे मामलात जो है वो आपके पास क्या हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, और मामलात इतने सारे बच्चे वगैरह मतलब ना हो। समझ में आ गई बात, नहीं आई। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, ये सारे मामलात होने के बाद आपने, इसने क्या किया, इसने एट लास्ट आपके पास जो है वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की। अवेयरनेस क्रिएट करने के अलावा इसने कोशिश की कि जो भाई पाकिस्तान है उम्मत, वो क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए। ये हो गए सोशल रिफॉर्म। क्या हो गए, सोशल रिफॉर्म। पक्का ये हो गए सोशल रिफॉर्म, ठीक है। इस सोशल रिफॉर्म के बाद अब आएगा एजुकेशनल रिफॉर्म। हमारा लिटरेसी रेट बहुत लो था। अब जब लिटरेसी रेट लो था तो इसने उस लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की। कैसे, टेक्स्ट बुक्स चेंज कर दी। टेक्स्ट बुक्स चेंज करने के अलावा इसने बिल्डिंग्स बनाई। किस चीज की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, और यूनिवर्सिटी की। बिल्डिंग्स बनाई, कॉलेजेस बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई। सर बिल्डिंग्स बनाई, कॉलेजेस बनाई, साहब आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटीज बनाने के अलावा इसने एट लास्ट क्या किया, बिल्डिंग्स बना ली, स्कूल्स बना लिए, कॉलेजेस बना ली, यूनिवर्सिटी बना ली। लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो था, उसको इम्प्रूव करना था, टेक्स्ट बुक्स को चेंज कर दिया। इसके बाद डॉक्टर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की गई। डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के अलावा नर्सेस को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की गई, ताकि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव हो सकें, और उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत हाई था, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो जाए। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ और साथ ही मर गया।
क्योंकि जाहिर सी बात है मैटरनिटी होम इतने ज़्यादा नहीं थे। इसके अलावा आप बताएंगे कि बस यहाँ तक ये एजुकेशन रिफॉर्म में, और इसमें आप ये सोशल रिफॉर्म में आप ये भी बता सकते हैं कि 75,000 न्यू हाउसेस दिए गए लोगों को, सोसाइटीज बनाई गई, सोसाइटीज के अलावा न्यू टाउन्स बनाए गए। और एक और बात, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में एक और बात लिख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में एक बात और लिखिएगा कि भाईजान सियालकोट में फैक्ट्रीज लगाई गई। सियालकोट में फैक्ट्रीज लगाने के अलावा फैसलाबाद एक गांव था, फैसलाबाद को डेवलप किया गया। इसके अलावा कराची में मार्केट लगाई गई। कराची में क्या लगाई जा रही हैं? मार्केट्स लगाई जा रही हैं। मैंने आपको बात समझाई थी, आपको एग्रीकल्चरल आउट जो इंडस्ट्रीज थी वो फ्लरिश हो गई थी। 1962 में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई थी एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ट्रेड को बूस्ट करने के लिए आरसीटी हाईवे रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट हाईवे बनाया गया था ईरान और तुर्की के साथ। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया था ताकि इंडस्ट्रीज बूस्ट हो, जीडीपी बढ़ जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। सियालकोट में फैक्ट्रीज लगाई गई, किस चीज़ की? स्पोर्ट गुड्स वगैरह की, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की। फैसलाबाद डेवलप किया गया और फैसलाबाद पे पूरी टेक्सटाइल, आपके पास पूरी टेक्सटाइल शिफ्ट करनी थी। इसी के टाइम पीरियड के अंदर फैसलाबाद को डेवलप किया गया, सड़कें बनाई गई, फैक्ट्रीज लगाई गई। कराची में मार्केट्स बनाई गई, ये जो जोड़िया बाजार की आप मार्केट वगैरह देखते हैं या जो सदर वगैरह की मार्केट देखते हैं, ये अयूब खान के दौर में लगाई गई थी सारी। कराची के अलावा ईस्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन आई थी कि भाई आपने अगर चेंज करना ही था तो आप ढाका को बना देते, आपने इसको क्यों बनाया? तो एग्रीकल्चरल, आप क्वेश्चन आएगा पेपर में कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म ऑफ अयूब खान वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम बिटवीन 1958 एंड 1969, तो आप जो है वो सारे इसके रिफॉर्म समझाएंगे। आज हमने कौन कौन से रिफॉर्म करे? सबसे पहले हमने देखा कि भाई बेसिक डेमोक्रेसी। अयूब, आप लिखना शुरू करेंगे, मैं आपको बात समझाता हूँ। Ayub Khan introduced basic democracy after he imposed the first martial law in 1958. That mainly democracy was the biased democracy, in which the local people did not have the right to choose the president. However, they had to choose the member of village council, and then the members of village council would elect the members of district and divisional council. Then the member of district and divisional council would form electoral college, and that electoral college would choose president. However, his first reform was agricultural reform, in which he introduced the laws about the reform, लॉज अबाउट द लैंड, जिसमें ओनर जो है वो कितने लैंड को ओन कर सकता है, 500 एकड़ इरीगेटेड, 1000 एकड़ अनइरीगेटेड। इससे लैंड की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, लैंड की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सब्सिडाइज दी गई, फार्मर्स को पेस्टिसाइड दिए गए, सीड्स दिए गए। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके आया ताकि इंडस झेलम चनाब रावी सतलज, वो इंडस झेलम चनाब पाकिस्तान को दे दिए गए, रावी सतलज ब्यास इंडिया को दे दिए गए थे। क्रॉप्स वगैरह की क्वांटिटी बढ़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई कंट्री के अंदर। एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ा तो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फ्लरिश हो गई। आउटपुट बढ़ा है तो जो उससे कनेक्टेड इंडस्ट्रीज थी वो फ्लरिश करना शुरू हो गई। 1962 में ऑयल रिफाइनरी सेटअप हुई कराची के अंदर। इससे एनर्जी क्राइसिस का मसला हल होगा। हर बात का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। ट्रेड को बूस्ट करने के लिए और इस्लामिक कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरसीटी हाईवे बनाया ईरान और तुर्की के साथ। पीआईडी से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया ताकि जीडीपी को बढ़ाया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा खासा तगड़ा पैराग्राफ बनेगा। सियालकोट में फैक्ट्रीज बनाई गई, फैसलाबाद को डेवलप किया गया टेक्सटाइल मिलों के लिए, कराची के अंदर मार्केट्स बनाई गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1962, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ये जो मैंने आपको बात बताई थी कि कोई प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि भाई टेन्योर का आपके पास जो उसका रीन है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगी ना कि उसको कोई हटा ही नहीं सकता, और वही चूज करेगा, वही चूज होगा। बेसिक डेमोक्रेसी के तहत सारी पावर उसी के हाथ में। वो जुडिशरी को कंट्रोल करेगा, जज को कंट्रोल करेगा, गवर्नर जनरल्स वो लेकर आएगा, गवर्नर्स वो लेकर आएगा। और गवर्नर्स 5 होंगे क्योंकि वन यूनिट स्कीम को खत्म कर दिया गया था। प्रेसिडेंट ही होगा जो कैबिनेट को चूज करेगा, कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं। कोई लॉ पास नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे। बंगाली उर्दू नेशनल लैंग्वेज होगी, अगर प्रेसिडेंट लाजमी होगा मुसलमान हो। प्रेसिडेंट अगर वेस्ट पाकिस्तान से आ रहा है, हम जिस पाकिस्तान में बैठे हैं, तो नेशनल असेंबली का स्पीकर ईस्ट पाकिस्तान से आना चाहिए। ये सब बातें। मैरिजेबल एज बना दी गई, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई अल्लाह भला करे आपके पास इस मैरिजेबल एज में, मामलात के अंदर मैरिजेबल एज में आप बताएंगे कि भाईजान आपके पास बच्चे शादी नहीं कर सकते। पॉपुलेशन आपको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दिए गए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की गई, पॉलीगैमी को प्रोहिबिटेड किया गया, उलेमास को आपके पास समझाया गया।
इसके बाद उम्मत को यूनाइट करने की कोशिश की गई। सोसाइटीज़ बनाए गए, टाउन्स बनाए गए ताकि रिफ्यूजी मसले को हल कर सकें। 75,000 न्यू हाउसेज दिए गए कराची के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी रेट बहुत ज़्यादा लो था, इसको इम्प्रूव करना चाहा। टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी, नर्सेस को ट्रेनिंग दी ताकि हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो जाए। न्यू कैपिटल बनाया गया कराची, इस्लामाबाद। कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ बेसाथ है बिल्कुल। 1959 में अनाउंस किया गया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अनाउंस किया गया। 92,000 स्क्वायर मीटर के एरिया पे था। 1966 में फर्स्ट ऑफिस बनाया गया। 1967 में उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, इस्लामाबाद हमारा नया कैपिटल है।